Good morning, students. Have a nice day. And today we will discuss the remaining portion of ASEAN. We are discussing ASEAN in our last session, and after ASEAN, we will start the new organization, the regional organization, that is SAR, and role of India in SAR. After this, in chapter, we have left with two more topics, the two more important topics, that is BRICS, and one is the Chinese economy. And today I will send you some reference material and sample paper for the next session 2020-21 on your WhatsApp group. So student, make it clear that today I will send you a PDF in which it is clearly mentioned that which portion you have to read. उसमें क्लियरली मेंशन है कि आपको कौन सा पोर्शन जो है पढ़ना है. इवन पेज नंबर्स आर मेंशन. उसमें पेज नंबर आपकी दोनों ही बुक्स के जो है पेज नंबर जो हैं वो क्लियरली मेंशन है. बिकॉज आर सिलेबस ऑफ पॉलिटिकल साइंस हैज चेंज्ड. वो चेंज हो चुका है और चेंज होना था बेसिकली इस सेशन के लिए. तो बीच में जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19 कुछ पोर्शन को डिलीट किया गया है, कुछ पोर्शन को मर्ज किया गया है दूसरे चैप्टर्स के साथ. सो टुडे आई विल सेंड यू ए पीडीएफ इन विच इट इज क्लियरली मेंशन्ड कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आपको कहां से क्या क्या रीड करना है, पढ़ना है. एंड आई विल ऑल्सो सेंड यू द रेफरेंस मटेरियल फॉर द न्यू टॉपिक्स. जो आपके नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उसके लिए मैं आपको रेफरेंस मटेरियल उसी पीडीएफ के एंड में जो है रेफरेंस मटेरियल है, चैप्टर वाइज रेफरेंस मटेरियल है. एंड ट्राई टू गेट प्रिंट आउट्स ऑफ दैट रेफरेंस मटेरियल इफ पॉसिबल. अगर पॉसिबल है तो उस रेफरेंस मटेरियल की आप प्रिंट आउट लेकर एक जो है अपना एक बुक जो है रेडी करें उसके लिए. और फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर ऑल्सो जो है हम स्टार्ट करेंगे विद आवर न्यू कंटेंट्स. अब तक भी हमने जितने कंटेंट्स किए हैं दीज आर एज पर द न्यू सिलेबस. वो न्यू सिलेबस की है. कुछ कंटेंट्स कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरी थी कि सर जो नए जो टॉपिक्स जो हैं ऐड हुए हैं, लाइक इजराइल अब की बार ऐड हुआ है, सब यूनिट्स जो ऐड हुई हैं वो हमें कहाँ से पढ़नी है. सो सीबीएसई has provided the reference material to the students. सीबीएसई ने ही रेफरेंस मटेरियल जो है स्टूडेंट्स को जो है प्रोवाइड किया है. इवन यू कैन cbse.nic.in पर जाकर भी आप जो है उस रेफरेंस मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं एंड ट्राई टू गेट द प्रिंट आउट ऑफ दैट रेफरेंस मटेरियल. एंड आई विल ऑल्सो सेंड यू सैंपल पेपर, और दैट सैंपल पेपर विल गिव यू ए व्यू. एक आपको एक उससे एक मिलेगा एक आइडिया, विल गिव यू एन आइडिया कि भाई आपका कैसा पेपर आने वाला है. सीबीएसई ने और भी सिंपल जो है, अगर मैंने जो देखा और जो मेरे जो पर्सनल जो व्यूज हैं रिगार्डिंग द न्यू पैटर्न ऑफ एग्जाम, जो नया सैंपल पेपर मैंने देखा उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि और भी इजी जो है सीबीएसई ने जो है आपके एग्जाम को कर दिया है. अगर आप देखेंगे उसमें एक पैसेज बेस्ड जो है क्वेश्चन ऐड हो गया है प्लस जो है सिंपल है, और उसको आप देख के एक आइडिया ले सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स का जो है हमें आने वाला है. लेटर ऑन हम उसके ऊपर डिस्कस भी कर लेंगे. सो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. जो रिमेनिंग टॉपिक है एशियान, हम एशियान पढ़ रहे थे, लास्ट में हमने एशियान वे को पढ़ा था. एंड आज हम डिस्कस करेंगे डायमेंशंस ऑफ एशियान. डायमेंशंस ऑफ एशियान में हम तीन चीजें पढ़ेंगे. थ्री पिलर्स बेसिकली डायमेंशन ऑफ एशियान्स आर अंडर थ्री पिलर्स. द फर्स्ट पिलर एशियान एज ए सिक्योरिटी कम्युनिटी. सो इन फर्स्ट पिलर में हम सिक्योरिटी इश्यूज को जो है डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पिलर है एशियान एज ए सिक्योरिटी कम्युनिटी. सेकेंड वन इज द एशियान एज ए इकोनॉमिक कम्युनिटी. अंडर दिस वी विल कवर द इकोनॉमिक जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं इकोनॉमी को स्ट्रेंथ करने के लिए, जो स्टेप्स दे हैव टेकन वी विल डिस्कस. एंड थर्ड पिलर इज कल्चरल कम्युनिटी. एशियान एज ए कल्चरल कम्युनिटी. So first one is the first pillar, ASEAN as a security community. What steps Asian nations have taken for their security, वो हम discuss करेंगे. Like first,
इन 1976 में ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉनकॉर्ड, एक ट्रीटी इन लोगों ने साइन की थी, सभी नेशंस ने मिलके, जितने भी एशियान के जो मेंबर्स हैं इन्होंने मिलके ट्रीटी साइन की थी। कब? 1976 में। और उस ट्रीटी का नाम क्या है? ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉनकॉर्ड। और उसका पर्पस क्या था? बेसिकली member nations would respect each other's independence and sovereignty and settle all disputes by peaceful means। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जितने जो मेंबर नेशंस थे एशियान के जो जितने मेंबर नेशन थे उन्होंने डिसाइड किया कि फर्स्ट जो चीज डिसाइड की कि जो मेंबर नेशंस हैं वो एक दूसरे की इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी को हम फुल रिस्पेक्ट देंगे, एक दूसरे की सॉवरेनिटी को, और एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में जो है हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। उनकी सॉवरेनिटी, यू अंडरस्टैंड द वर्ड सॉवरेनिटी बेसिकली मीन्स दैट आई एम फ्री टू टेक माई ओन डिसीजंस, दैट इज माई सॉवरेनिटी। सो in 1976 जो एशियन मेंबर्स थे they have decided that we are not going to interfere in the internal matter of the member states, पहली चीज। और दूसरी चीज जो उन्होंने यहां से जो है अपने आप को दी वो ये थी कि हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट भी होता है, मेंबर नेशंस के बीच में आपस में अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको पीसफुली जो है हम वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट डिस्प्यूट पीसफुली। तो ये दो चीजें जो हैं हमें जो है मिली 1976 से। एशियन जो मेंबर नेशंस थे उन्होंने एक ट्रीटी साइन की, और ये दो चीजें जो है पीसफुल मीन्स से जितने भी डिस्प्यूट्स हैं हम अपने पीसफुली जो है उसको रिजॉल्व करेंगे। उसके बाद 1994 में इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स में ARF जो है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। काफी टाइम ऐसा हुआ है कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन 1 मार्क में आया है। व्हाट इज ARF? एशियन रीजनल फोरम। कभी ये भी पूछ लेते हैं कि किस ईयर में जो है ARF आया था, इन विच ईयर ARF केम इनटू एग्जिस्टेंस, दैट इज 1994 एशियन रीजनल फोरम। और पर्पस क्या था ARF का, ये भी कभी पूछ लिया जाता है। टू प्रमोट मल्टीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग विद आउटसाइड पावर्स इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, जापान एंड द यूरोपियन कंट्रीज। तो बेसिक पर्पस क्या था ARF का, जो कि एशियन रीजनल फोरम था, टू प्रमोट मल्टीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, कि भाई जो हमारे जो आउटसाइड मेंबर्स हैं, मतलब आउटसाइड हैं, जो हमारे मेंबर नहीं है, जो आउटसाइड कंट्रीज हैं, विद आउटसाइड पावर्स मीन्स जो आउटसाइड पावर्स हैं लाइक इंडिया है, चाइना है, जापान है और यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके साथ भी हमें जो है सिक्योरिटी को लेके जो है जो इश्यूज हैं उनको जो है डिस्कस करना है, टू प्रमोट मल्टीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स। तो ये जो पर्पस था ये किसका था? ARF का था। क्लियर है? ARF में सिंपल था कि भाई जो अदर जो पावरफुल नेशंस हैं एशियन कंट्री के आसपास हैं या फिर यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके साथ सिक्योरिटी डायलॉग्स को जो है प्रमोट करना वाज द मेन एम ऑफ ARF। दिस वॉज द फर्स्ट पिलर। फर्स्ट पिलर इज ऑल अबाउट द सिक्योरिटी कंसर्न। फर्स्ट जो पिलर था एशियन का वो ये था कि हमने आपको एक दूसरे मीन्स हमें सिक्योरिटी को कैसे स्ट्रेंथन करना है अपनी। सेकंड अगर हम पिलर की बात करें तो उसमें हम डिस्कस करेंगे एशियन एज इकोनॉमिक कम्युनिटी। उसमें हम डिस्कस करेंगे एशियन एज इकोनॉमिक कम्युनिटी। हमने यूरोपियन यूनियन में भी पढ़ा है, वी हैव डिस्कस्ड इन यूरोपियन यूनियन ऑल्सो दैट इन इकोनॉमिक फ्रंट यूरोपियन यूनियन ने भी एक फ्री मार्केट क्रिएट की थी, एक कॉमन मार्केट क्रिएट की थी पूरे यूरोप में, सो दैट जो फ्लो है गुड्स का या फिर मनी का या फिर ह्यूमन कैपिटल का वो इजीली फ्लो हो सके मेंबर नेशंस में। सो उसी को लेकर हम चले तो ऐसा ही कुछ एशियन ने भी किया। उन्होंने क्या किया? आफ्टा एक करके एक ऑर्गेनाइजेशन जो है एक बनाई। क्या था? एशियन फ्री ट्रेड एरिया। आफ्टा की फुल फॉर्म क्या है? एशियन फ्री ट्रेड एरिया। और
आई थिंक अब आप यहां से क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि इसका पर्पस क्या था, एशियन फ्री ट्रेड एरिया, जो कि हम यूरोपियन यूनियन में भी हम डिस्कस करके आए हैं, दैट व्हाट वाज द पर्पस ऑफ यूरोपियन यूनियन, द कॉमन मार्केट जो यूरोपियन यूनियन ने डेवलप की थी। तो वही एक कॉमन मार्केट जो है एशियन मेंबर्स दे हैव डेवलप्ड ए कॉमन मार्केट टू प्रमोट देयर ट्रेड विद वन अनदर, अपने ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए दे हैव क्रिएटेड आफ्टा, एशियन फ्री ट्रेड एरिया। क्या था पर्पस? अडॉप्टिंग लिबरल पॉलिसीज इन द फील्ड ऑफ कैपिटल, लेबर एंड अदर सर्विसेज। मीन्स सिंपल, एक कॉमन मार्केट सो दैट जो मेंबर कंट्रीज हैं दे कैन ट्रेड विद वन अनदर इजिली, कस्टम ड्यूटीज को कम कर देना, इंपोर्ट ड्यूटीज को लेस कर देना, ताकि इकोनॉमी जो है आपस में जो है मेंबर कंट्रीज हैं दे कैन ट्रेड, वो एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकें, एंड एन एफर्ट टू मेक ए सिंगल मार्केट फॉर द एशियन नेशंस। और एक एफर्ट हुआ था कि पूरा जो एशियन नेशन है उनके लिए एक सिंगल मार्केट क्रिएट की जाए, और कैपिटल, लेबर और जो गुड्स हैं या कोई अदर सर्विसेज है उनका फ्री फ्लो हो सके। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू हैव अ कॉमन मार्केट विच वी हैव डिस्कस्ड। बेसिकली आफ्टा क्या था? आफ्टा कब आया था? 1995 में आफ्टा आया था, आफ्टर एआरएफ आफ्टा आया, और उसका जो मेन पर्पस था दैट वाज टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट अमंग एशियन मेंबर्स, और टू प्रमोट द ट्रेड रिलेशन विद द अदर नेशंस ऑल्सो। दूसरे जो आउटसाइड पावर्स हैं, जैसे सिक्योरिटी के केस में हमने डिस्कस किया है एआरएफ में, ऐसे ही आफ्टा में भी मेंबर नेशन में तो अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करना ही करना है, और जो आउटसाइड पावर्स हैं उनके साथ भी कैसे हमें अपने ट्रेड रिलेशंस को मेंटेन करना है, दैट वाज द पर्पस ऑफ आफ्टा। दीज आर द टू पिलर्स। देन वी टॉक अबाउट द थर्ड पिलर। इन थर्ड पिलर वी विल डिस्कस एशियन एज ए कल्चरल कम्युनिटी। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? एशियन एज ए कल्चरल कम्युनिटी। लाइक एशियन में जब हम पढ़ रहे थे तो वी हैव डिस्कस्ड वन थिंग दैट, कि उनका एक जो ऑब्जेक्टिव था, वन ऑब्जेक्टिव था अपने कल्चर को प्रमोट करना, वाज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एशियन। एशियन का जब हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा उसमें क्लियरली मेंशन था कि जो एशियन नेशंस हैं वो अपने कल्चर को, अपने एथिक्स को वो जो है प्रमोट करना चाहते थे, तो उन्होंने थर्ड पिलर इसी के बेस पे लिया, एशियन एज ए कल्चरल कम्युनिटी टू प्रमोट कल्चरल एक्टिविटीज। जो एशियन मेंबर्स थे, ऑल्दो दे हैव सम कॉमन कल्चरल जो है वैल्यूज हैं उनकी कॉमन, लाइक अगर हम बात करें अपने एशियन सब कॉन्टिनेंट की, अगर हम बात करते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? कहीं ना कहीं हमारा जो कल्चर है इन सभी कंट्रीज का वो सिमिलर कल्चर है। अंडरस्टैंड? लाइक नॉर्थ इंडिया है, उनका पाकिस्तान से जो है काफी कल्चर जो है, पाकिस्तान और नेपाल से हमारा काफी कल्चर जो है वो सिमिलर है। साउथ इंडियंस हैं, दे हैव सिमिलर कल्चर विद द श्रीलंकन्स, और जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं बंगाल एंड ऑल, उनका जो है बांग्लादेश के साथ जो है कल्चर जो है वो मिक्सअप है। तो इसी तरह एशियन मेंबर जो थे उनका भी जो कल्चर है कहीं ना कहीं सिमिलर है उनका आपस में कल्चर। सो टू प्रमोट देयर कल्चरल वैल्यूज अमंग देयर कमिंग जनरेशन, अपनी आने वाली जनरेशन में अपनी कल्चरल वैल्यूज को इम्पार्ट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, तो एशियन डेवलप्ड द थर्ड पिलर, एशियन एज कल्चरल कम्युनिटी सॉरी, टू प्रमोट कल्चरल एक्टिविटीज। ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे इसके? इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम। सो दे डेवलप्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम अमंग द मेंबर कंट्रीज। अपने जो मेंबर कंट्रीज थे एशियन के, इन्होंने एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम जो है आपस में डेवलप किया। कम्युनिकेशन सिस्टम मीन्स प्रोग्राम एक कंट्री के दूसरी कंट्री में टेलीकास्ट होना और आपस में जो है कल्चर को शेयर करना। रेगुलर टेलीकास्ट ऑफ कल्चरल प्रोग्राम्स थ्रू आउट द रीजन, और ये अपनी आने वाली जनरेशन्स में, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन्स जो हैं वो टच में रहें हमारे कल्चर्स के, और टू इम्पार्ट देयर कल्चरल वैल्यूज अमंग देयर कमिंग जनरेशन, दे स्टार्ट सम प्रोग्राम्स, कल्चरल प्रोग्राम्स, जो कि पूरे के पूरे रीजन में जो है उनको टेलीकास्ट किया जाता था अपने कल्चरल प्रोग्राम। लाइक अगर हम अपनी बात करें, इंडिया में बात करें, तो जो हमारा जो नेशनल टीवी है डीडी, तो अलग अलग रीजनल वो हैं, हर एक के एक डीडी कश्मीर है, पंजाब है, तो वहां पर कल्चरल प्रोग्राम्स जो हैं वो, बिकॉज वी हैव डाइवर्सिटी, सिंपल सी बात है, इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है,
तो कल्चर भी डिफरेंट स्लाइटली डिफरेंट है हमारे यहाँ पे, तो उनको प्रमोट करने के लिए हर स्टेट एफर्ट करता है हमारी कंट्री में भी, सो दैट दे कैन इम्पार्ट द कल्चरल वैल्यूज इन द कमिंग जनरेशन। तो इसी तरह से एशियन जो कंट्रीज थे उन्होंने भी अपनी कल्चरल वैल्यूज को ट्रांसफर करने के लिए अपनी कमिंग जनरेशन में कुछ प्रोग्राम को टेलीकास्ट जो है पूरे रीजन में किया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द एशियन। एशियन का ये लास्ट टॉपिक था जिसको हमने आज फिनिश कर लिया है। लास्ट टॉपिक था डायमेंशन ऑफ एशियन, जिसमें हमने 3 पिलर्स पढ़ा। एशियन एज सिक्योरिटी कम्युनिटी, मीन सिक्योरिटी के लिए एशियन ने क्या क्या जो है एफर्ट किए अपने रीजन में सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए। सेकंड में हमने पढ़ा एशियन एज ए इकोनॉमिक कम्युनिटी, इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए एशियन मेंबर्स ने क्या क्या स्टेप लिए। और थर्ड था एशियन एज ए कल्चरल कम्युनिटी, टू प्रिजर्व देयर कल्चर, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, टू इम्पार्ट देयर कल्चरल वैल्यूज टू द कमिंग जनरेशंस व्हाट दे हैव डन। सो दिस इज ऑल अबाउट द एशियन। So, and now today we start the another topic, that is SAARC। जैसे हमने एशियन पढ़ा है ऐसे ही सार्क है, ऐसे ही ब्रिक्स है, ऐसे यूरोपियन यूनियन था, क्योंकि 1991 के बाद या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही जो है जब यूएस और 2 सुपर पावर्स जो है डेवलप हुए थे, तो अलग अलग जो रीजनल ग्रुप्स थे जहां पे शेयर्ड कल्चर था, शेयर्ड वैल्यूज थी, तो उन्होंने इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था। अब हम यहाँ पे सार्क के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फुल फॉर्म ऑफ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये कुछ अपनी अपनी है क्योंकि इसमें अपना कंट्री भी जो है एक मेंबर है, और अपना ही कंट्री नहीं, अपने जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो सभी इसके मेंबर हैं। और हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट की एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सबसे पहले कब एग्जिस्टेंस में आई, एस्टेब्लिश कब हुई? 8 दिसंबर 1985। कहां पर? ढाका। ढाका कहां पर है? कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। कैपिटल ऑफ बांग्लादेश में जो है 7 कंट्रीज के जो है रिप्रेजेंटेटिव्स मिले, 7 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव मिले, और दे हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट अ कॉमन प्रोग्राम फॉर द रीजनल डेवलपमेंट। एक रीजनल डेवलपमेंट के लिए, अपने पर्टिकुलर रीजन की डेवलपमेंट के लिए, वेदर दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या सिक्योरिटी कंसर्न्स हो, उसके लिए दे हैव डिसाइडेड टू क्रिएट ए ऑर्गेनाइजेशन। और वहीं से क्या है बर्थ होता है किसका? सार्क का, 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में। हेडक्वार्टर्स कहां पर है? काठमांडू नेपाल में। मैं आपको इसलिए ब्रीफ में बता रहा हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बिकॉज इट इज मोर कंसर्न विद इंडिया, तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और इसकी ओरिजिन भी पूछ लेते हैं, हेडक्वार्टर के बारे में भी यू माइट फेस अ क्वेश्चन। सो एस्टेब्लिश्ड 8 दिसंबर 1985, ढाका बांग्लादेश। हेडक्वार्टर्स कहां है? काठमांडू में, नेपाल में। अब मेंबर स्टेट्स, इनिशियली जो है सार्क के 7 मेंबर्स थे। इनिशियली 7 मेंबर्स थे सार्क के। कौन कौन से थे? इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान एंड मालदीव्स। ये 7 नेशंस थे जिन्होंने 8 दिसंबर 1985 को सार्क जो है उसको एस्टेब्लिश किया था। ओरिजिनल मेंबर्स कह सकते हैं, इनिशियल मेंबर्स बोल सकते हैं इनको, बट लेटर ऑन, बट आज जो स्ट्रेंथ है सार्क की, दैट इज 8। टुडे सार्क हैज 8 मेंबर्स बिकॉज अफगानिस्तान ऑल्सो ज्वाइंड सार्क इन 2007। 2007 में अफगानिस्तान ने भी जो है सार्क को जो है ज्वाइन कर लिया एज ए 8th मेंबर। सो व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सार्क? सार्क हैज 8 मेंबर्स एंड इनिशियल मेंबर कितने थे? 7 थे। अफगानिस्तान ज्वाइंड सार्क ऑन 2007। अब हम थोड़ा सा सार्क समिट्स के ऊपर बात करेंगे, जो डिफरेंट इसकी समिट्स हुई हैं, कितनी समिट अब तक हुई हैं, और नेक्स्ट समिट कब होनी है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। सार्क समिट, तो फर्स्ट समिट, ऑब्वियसली फर्स्ट समिट कहां हुई? ढाका में, क्योंकि सार्क बना ही ढाका में था। फर्स्ट समिट 1 दिसंबर 1985 ढाका में जो है फर्स्ट समिट कहां हुई? दिसंबर 1985 में ढाका में हुई थी। क्लियर? अब हम इंडिया की बात करते हैं कि हाउ मैनी समिट्स इंडिया हैज होस्टेड। इंडिया ने कितनी समिट अब तक जो है होस्ट की हैं? सो इंडिया हैज होस्टेड 3 समिट्स सो फार। 3 समिट जो है इंडिया ने जो है होस्ट किए हैं।
फर्स्ट जो है इंडिया ने जो सेकंड समिट है, मींस इंडिया की फर्स्ट और सार्क की सेकंड समिट, सेकंड की थी 1986 में, उसके बाद 8th समिट भी इंडिया में हुई थी 1995 में, और 14th भी 2007 में जो है इंडिया में हुई थी, व्हेन अफगानिस्तान ज्वाइन सार्क, जब अफगानिस्तान ने जो है सार्क को ज्वाइन किया था। तो अफगानिस्तान इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो 14th समिट है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। समटाइम द क्वेश्चन में भी आस्क कि भी इन विच समिट अफगानिस्तान हैज ज्वाइन द सार्क, किस समिट में अफगानिस्तान ने सार्क को ज्वाइन किया था। सो दैट इज 14th 2007, क्लियर। देन 19th जो समिट है 2016 पाकिस्तान में, शेड्यूल्ड थी 2016 में पाकिस्तान में, 19th समिट वाज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन पाकिस्तान इन 2006, बट उससे पहले ही क्या हुआ, ये नवंबर दिसंबर में होनी थी पाकिस्तान में 2016 में, इस्लामाबाद में, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। बट उससे पहले क्या हुआ, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर क्या किया, उरी अटैक कर दिया, और उरी अटैक में वी हैव लॉस्ट आवर ब्रेव सोल्जर्स in Uri attack in Kashmir, and after that our government ने जो है एक सर्जिकल स्ट्राइक वी हैव डन ऑन द लैंड ऑफ द पाकिस्तान, सर्जिकल स्ट्राइक किया जिसमें हमने बहुत सारे लॉन्चिंग पैड्स जो टेररिस्ट के थे इन द सराउंडिंग एरियाज और नियर बाय एरियाज ऑफ Kashmir in POK, Pak occupied Kashmir, we have destroyed the launching pads of terrorists. So India decided not to participate in SAARC summit. इंडिया ने डिसाइड किया कि हम इस SAARC summit में जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बिकॉज इंडिया क्लियरली मेंशन हिज आइडियाज कि पहले पाकिस्तान अपनी इंटेंशन को फेयर करे, देन ओनली वी विल थिंक अबाउट टू टेक पार्ट इन समिट। और क्लियरली जो है इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया इस समिट में पार्टिसिपेट करने से। जैसे इंडिया ने रिफ्यूज किया उसके बाद श्रीलंका ने भी रिफ्यूज कर दिया, बांग्लादेश हैज ऑल्सो रिफ्यूज्ड एंड अफगानिस्तान हैज ऑल्सो रिफ्यूज्ड। अफगानिस्तान ने कहा कि भाई मेरे इंटरनल मैटर्स जो हैं, आई एम बिजी इन सॉल्विंग माई इंटरनल मैटर्स, और अफगानिस्तान ने भी इसको रिफ्यूज कर दिया पार्टिसिपेट करने से, और फाइनली ये समिट कैंसिल हो गई। अब 20th समिट जो है वो प्रपोज्ड है सार्क की। अगेन पाकिस्तान जो है वो ट्राई कर रहा है कि जो 20th समिट है वो कहां पर हो, इस्लामाबाद में ही हो। पाकिस्तान इज ट्राइंग टू होल्ड द नेक्स्ट समिट, बट अभी कोई क्लियर डेटाज नहीं है कि 20th समिट जो है वो कहां पर होनी है, कब होनी है। जब होंगे आपको बता देंगे। फिर हम बात करेंगे रोल ऑफ सार्क। सार्क का क्या रोल है टू इवॉल्व, बेसिकली जो है मेन रोल है जो सार्क का, टू इवॉल्व कोऑपरेशन। पहला जो रोल है टू इवॉल्व कोऑपरेशन, अभी जो आपस में जो मेंबर नेशंस हैं, जो कि हर एक का ही एक, ये वाला पॉइंट जो है यू कैन राइट इन एनी ऑफ द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, टू इवॉल्व कोऑपरेशन, एनकरेज म्यूचुअल हार्मनी एंड अंडरस्टैंडिंग। आपस में जो है म्यूचुअल हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करना जो है सेकंड रोल है सार्क का, बिकॉज एज वी ऑल नो दैट जो सार्क मेंबर्स हैं हमारे जितने भी 8 मेंबर्स